Myself, Mohammed Anaf. I am a BTech Mechanical Engineering. I am a BTech Mechanical Engineer. Today we are going to see a very beautiful chapter in physics, that is Newton Law of Motion. Now let's see. न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पहले हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है. लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, क्या स्टेटमेंट है इसका. इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, if a body is at rest, it always want to be in rest. कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी का ये प्रॉपर्टी है कि अगर वो रेस्ट में है तो वो चाहता है कि वो रेस्ट में ही रहे, वो मोशन को फिर रेजिस्ट करना चाहता है. कब तक? अनटिल अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट. जैसे कोई एक बॉडी है, वो रेस्ट में है. रेस्ट में कहने का मतलब कि इसका एक्सेलरेशन जीरो है. इसका एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है. इसका वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, ये रेस्ट में, इसका एक्सेलरेशन जीरो है. तो एक्सेलरेशन जीरो है मतलब इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो जीरो है. मतलब एफ नेट जो है इस पर जीरो, मतलब इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है. इफ एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी is zero, it implies that the sum of all forces, that the sum of all forces on particle, all forces on body is zero. क्या है? इफ एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज जीरो, अगर बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो, बॉडी रेस्ट पे, इसका मतलब बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है. इट इंप्लाइज दैट द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो. एफ नेट है वो जीरो होगा अगर एक्सेलरेशन जीरो है. ये है लॉ ऑफ इनर्शिया. और लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर कह सकते हैं इसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. और इफ ए बॉडी इज इन मोशन, if a body is moving, या कह सकते हैं is in motion, is want always to be in motion. और कोई बॉडी मोशन में है तो वो फिर फोर्स को, वो फिर रेस्ट को रेजिस्ट करता है, रेस्ट में नहीं आना चाहता. वो हमेशा चाहता है कि फोर्स, हमेशा चाहता है कि वो मोशन में रहे. वो रेस्ट में तभी आएगा जब एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई होगा. अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं है तो बॉडी हमेशा मोशन में ही रहेगा. यही कहता है लॉ ऑफ इनर्शिया. कोई बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहेगा, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगा. अनटिल अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट. मान लेते कोई बॉडी मोशन में, कोई बॉडी मोशन में मतलब इसका एक्सेलरेशन होगा, तो मतलब एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो है. एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, कुछ एक्सेलरेशन है, मतलब उस पर जो फोर्स लग रहा है, इट इम्प्लाइज दैट तो उस पर जो फोर्स लग रहा है वो भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा. सम ऑफ फोर्सेज ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, मींस एफ नेट जो है वो जीरो नहीं होगा. तो इस तरीके से भी लिखते हैं. इफ acceleration of body is not zero, it implies that the sum of all forces on body is not zero. एफ नेट जीरो नहीं होगा, अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो एफ नेट जीरो नहीं होगा. ये कहता है फर्स्ट लॉ. पहले क्या बोले? अगर एक्सेलरेशन जीरो है मतलब बॉडी अगर मूव नहीं कर रहा, रेस्ट पे है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है. अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो सम ऑफ ऑल फोर्सेज ऑन अ बॉडी इज जीरो. इफ बॉडी इज मूविंग, लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है अगर बॉडी मूव हो रहा है तो वो तब तक रेस्ट में नहीं आएगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं हो. अगर बॉडी मूव कर रहा है मतलब एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है. एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो है मतलब एफ नेट नॉट इक्वल टू जीरो है.
आइए अब समझते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं। फर्स्ट लॉ हमने पढ़ लिया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक बस है जो एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। अंदर एक बंदा बैठा है, मान लेते हैं इसका नाम है ए, और बाहर एक बंदा है, ये इसको इधर देख रहा है एक बॉल को, और ये बॉल क्या है, बस के अंदर। ये बस है जो एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है। अंदर एक बंदा बैठा है ए, बाहर एक बंदा बैठा है बी। ये ए बी जो है ना ऑब्जर्वर है, देख रहा है। तो हम लोग उस बंदे की जगह पर बैठ के देखेंगे। जैसे ए है तो हम लोग ए बन जाएंगे, हम लोग बस के अंदर चले जाएंगे और देखेंगे कि बस है, बस के अंदर बॉल रखा हुआ है, बॉल दिख रहा है हमें रेस्ट में, लेकिन बस जो है वो एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है। हम बस के अंदर बैठे हैं, बस मेरे सामने बॉल है, बॉल दिख रहा है रेस्ट पे। तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर ए के अकॉर्डिंग बॉल उसको क्या दिख रहा है, रेस्ट पे दिख रहा है। यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर ए के अकॉर्डिंग इसका एक्सेलरेशन बॉल का इसको क्या दिख रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल इज इक्वल टू 0। अभी हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा कि एक्सेलरेशन अगर किसी का 0 होगा मतलब उस पर जो एफ नेट लग रहा होगा वो भी 0 होगा। लेकिन ऑब्जर्वर बी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा होगा, अगर अब हम लोग बाहर आ गए बस से, देख रहे हैं बस मूव कर रही है, बस के अंदर बॉल रखा हुआ है, बॉल को देख रहे हैं तो दिख रहा है कि बॉल एट सम एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है। क्योंकि बस एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है तो पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है, तो उसके अंदर जो भी चीजें हैं वो भी एक्सेलरेशन ए से मूव कर रही होगी। तो हमको दिखा कि एक्सेलरेशन ए से बॉल मूव कर रहा है, बॉल मूव करता हुआ दिख रहा है। तो ऑब्जर्वर बी के अकॉर्डिंग, ऑब्जर्वर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बी की जगह पर हम लोग देखते हैं बॉल को, तो बॉल हमको दिख रहा है चलता हुआ। मतलब अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर बी acceleration of ball is not equal to 0. Acceleration of ball is not equal to 0. It implies that F net on ball is not equal to 0. तो ऑब्जर्वर ए के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन बॉल का 0 है, लेकिन ऑब्जर्वर बी के अकॉर्डिंग नहीं 0 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो किस ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ये डिपेंड करता है कि बॉल मोशन में है या मोशन में नहीं है। किस ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं टोटली इस पर डिपेंड करता है बॉल का मोशन, हमें क्या दिख रहा है। तो इसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। इसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं कि किस ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। अगर ऑब्जर्वर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो बॉल का मोशन हमें नहीं दिख रहा है, ऑब्जर्वर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बॉल का मोशन दिख रहा है। तो अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पर है और अगर जिस ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं वो ऑब्जर्वर रेस्ट पर है तो उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिस ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं अगर वो ऑब्जर्वर मोशन में है तो उसको कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आइए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसका डेफिनेशन है फ्रेम is moving with frame is at rest if frame is at rest। frame is at rest कहने का मतलब कि ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, frame is at rest और moving with constant velocity क्यों बोल रहे हैं बताएंगे अभी। अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, अगर फ्रेम, हाँ ऑब्जर्वर कह सकते हैं, अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पर है या मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है उसका डेफिनेशन देखते हैं। मतलब ऑब्जर्वर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे तो इसको कह रहे थे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑब्जर्वर ए मूव कर रहा है क्योंकि बस मूव कर रहा है तो इसको कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका डेफिनेशन देखेंगे। If frame is moving with some acceleration a, if frame is moving with some acceleration
ए, अगर फ्रेम मूव कर रहा है कहने का मतलब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, यहाँ पे ऑब्जर्वर मूव कर रहा था एक्सेलरेशन ए से, तो ये इसको कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आइए अब समझते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। फर्स्ट लॉ में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वैलिड नहीं होता है, क्यों नहीं होता है इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। देखते हैं कि स्पेसशिप है, सपोज कि एक स्पेसशिप है, यहाँ पे एक बंदा बैठा है, यहाँ पे एक बॉल है इसके पास, और यहाँ पे एक विंडो है, ये विंडो है, ये बॉल है, ये ऑब्जर्वर है, और ये स्पेसशिप है। स्पेसशिप है, स्पेस में है। अभी इस स्पेसशिप का जो वेलोसिटी है वो जीरो है, इसका कोई भी वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी जीरो है, मतलब ये रेस्ट पर है। वेलोसिटी जीरो कहने का मतलब कि रेस्ट पे। अभी जो स्पेसशिप क्या है? रेस्ट पर है, स्पेसशिप एट रेस्ट। अगर अभी हमने देखा स्पेसशिप अगर रेस्ट पर है मतलब कौन सा फ्रेम है? ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। स्पेसशिप अगर रेस्ट पर है मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ए, इसका नाम देते हैं ऑब्जर्वर ए। ऑब्जर्वर ए क्या कर रहा है? ये बॉल है, बॉल को विंडो से बाहर निकालता है और छोड़ देता है। तो वहां पे कोई ग्रेविटी नहीं है, ना ही एयर रेजिस्टेंस है, तो उसको बॉल वहां पर लटका हुआ दिखेगा स्पेस में, तो उसको बॉल स्पेस में लटका हुआ दिखेगा। तो ये कौन सा फ्रेम है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फर्स्ट लॉ वैलिड हो गया, क्योंकि फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इज ऑलवेज एट रेस्ट। तो बॉल जब वो बाहर भी करता है तो उसको वो रेस्ट पर दिख जाता है, इसमें फर्स्ट लॉ वैलिड हो गया, मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फर्स्ट लॉ वैलिड हो गया। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डेफिनेशन क्या था कि इफ body is moving with if body is at rest, if frame is at rest और moving with constant velocity। मान लेते हैं अब किसी constant velocity v से ये मूव कर रहा है, अभी velocity 0 था, किसी constant velocity v से इस तरफ मूव कर रहा है स्पेस में, ठीक है। तो इस बंदे का भी अंदर अगर है, ये पूरा स्पेसशिप मूव कर रहा है, तो इसका भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v हो जाएगा, और इस बॉल का भी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v हो जाएगा। अब वो विंडो से वो बॉल को बाहर निकालता है और लीव करता है, तो क्योंकि वहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लगता है तो वो बॉल सेम वेलोसिटी v से मूव करता हुआ दिखेगा, मतलब स्पेसशिप भी वेलोसिटी v से चल रहा है और वो बॉल भी वेलोसिटी v से चलता हुआ उसको दिख रहा है। तो यहाँ पर भी फर्स्ट लॉ वैलिड हो गया कि बॉडी इज इन मोशन, इज ऑलवेज इन मोशन अंटिल अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट। तो वो उसको साफ साफ दिखता है बॉल चलता हुआ, और वो भी चल रहा है। ये भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये भी पढ़ा था हमने कि इफ बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही, तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होगा? इसकी वेलोसिटी चेंज करेगी, स्पेसशिप की वेलोसिटी चेंज करेगी। स्पेसशिप में वेलोसिटी चेंज करेगी मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन लिख दे रहे हैं, आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसकी वेलोसिटी चेंज करेगी, अब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी स्पेसशिप की, ठीक है। बॉल की वेलोसिटी चेंज कर रही है, अंदर में बॉल है, ऑब्जर्वर एक ही जगह हम लोग जाके बैठ गए और देख रहे हैं बॉल है, मूव कर रही है, ठीक। अब बॉल को हम विंडो से बाहर निकाले और लीव किए, तो बॉल को जब विंडो से बाहर निकाले और लीव किए तो उसकी वेलोसिटी वहां पर मेंटेन रहे, वहां पर जो जैसे ही लीव किए वहां पर जो वेलोसिटी थी, अब वेलोसिटी चेंज होना बंद हो गई। अब जो वेलोसिटी थी वो मेंटेन रह गई, वो चेंज नहीं हो रही। क्यों चेंज नहीं हो रही? क्योंकि वो उस सिस्टम का पार्ट नहीं है, सिस्टम से हट गया है। लेकिन स्पेसशिप तो एक्सेलरेशन ए से ही मूव कर रहा है, उस स्पेसशिप की वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो स्पेसशिप वो जो बंदा ऑब्जर्वर ई है उसको बॉल पीछे जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि स्पेसशिप की वेलोसिटी चेंज हुई, स्पेसशिप आगे बढ़ गया, और वो बॉल उसको स्पेसशिप आगे बढ़ा है लेकिन उसको बॉल दिखेगा पीछे जाता हुआ। जब भी हम लोग ट्रेन पे चलते हैं तो देखते हैं हमारे जो सराउंडिंग वो पीछे जाता हुआ दिखता है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है? ट्रेन आगे आ रही होती है। तो वैसे ही वहां पर स्पेसशिप में उसको बॉल पीछे जाता हुआ दिखेगा, बॉल पीछे जाता हुआ दिखा, तो ये फर्स्ट लॉ को
वायलेट कर दे रहा है, क्योंकि फर्स्ट लॉ क्या था, इफ बॉडी इज इन मोशन इज ऑलवेज इन मोशन। तो अगर बॉडी मोशन में था तो बाहर रखने पे भी उसको साथ साथ चलता हुआ दिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया तो वो वैसा पॉसिबल नहीं है, वैसा नहीं दिखेगा, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं है। Earth is rotating at some acceleration. अर्थ कुछ एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो अर्थ क्या होगा, अर्थ कौन सा फ्रेम है, अर्थ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। याद रखें, अर्थ जो है वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। इट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि एक्सेलरेशन आ गया ना, किसी फ्रेम का अगर एक्सेलरेशन होगा तो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। बट वी ट्रीट it as inertial frame. We treat it as inertial frame. हम लोग किसी inertial frame की तरह ट्रीट करते हैं। क्यों करते हैं? Because its acceleration is too enough. इसका acceleration बहुत कम है। Its acceleration is too enough to ignore. ये इतना कम है कि इसको इग्नोर किया जा सकता है। Too enough to ignore. ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो इसको याद रखें। क्या है? अर्थ इज रोटेटिंग एट सम एक्सेलरेशन। अर्थ कुछ एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, मतलब उसका एक्सेलरेशन है, कंटिन्यूअसली उसकी वेलोसिटी चेंज कर रही है, मतलब उसका एक्सेलरेशन है। लेकिन एक्सेलरेशन बहुत कम है, इसलिए हम उस एक्सेलरेशन को इग्नोर करके मानते हैं कि अर्थ एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और उसको इनर्शियल फ्रेम एज्यूम करके क्वेश्चन बनाते हैं, एज्यूम करते हैं कि वो एक इनर्शियल फ्रेम है। इतना एक्सेलरेशन कम है कि उसको निगलेक्ट किया जा सकता है, उसको कांस्टेंट वेलोसिटी एज्यूम किया जा सकता है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है। आइए समझते हैं टेंशन क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट है समझना न्यूमेरिकल बनाने के लिए। किसी वायर या रोप में टेंशन डेवलप होता है। टेंशन एक तरह का फोर्स है तो वायर या रोप में डेवलप होता है। टेंशन का डेफिनेशन लिखने का कोशिश करते हैं कि force restore in rope to regain its original length. टेंशन तभी वायर में डेवलप होता है जब वायर स्ट्रेस्ड, अगर वायर स्ट्रेस्ड नहीं है तो टेंशन डेवलप नहीं होगा। when wire नहीं रोप लिख रहे हैं तो रोप ही लिखते हैं। when rope is stressed force is restore in rope to regain its original length। इसको क्या बोलते हैं? टेंशन कहते हैं। जब रोप स्ट्रेस्ड है तो उसके अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाता है, उस फोर्स को टेंशन फोर्स बोल रहे हैं। वो फोर्स कैसे डेवलप हुआ? रोप या वायर या अगर हम लोग रबर देखें तो जब उसको हम लोग इलोंगेट करते हैं उसके अंदर इलास्टिसिटी होता है, उसको इलोंगेट करते हैं तो कुछ फोर्स वो रिस्टोर कर लेता है, तो उसको छोड़ते हैं तो वो फोर्स फिर उस फोर्स की मदद से वो अपने ओरिजिनल शेप में आता है, ओरिजिनल साइज में आता है, ओरिजिनल लेंथ में आता है। जैसे कि एक मान लेते हैं यहाँ पे एक वॉल है, एक रोप है, ये एक रोप है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, इस रोप को स्ट्रेस करके खड़ा है, एक कुछ फोर्स लगा के इस डायरेक्शन में एफ खड़ा है, एफ फोर्स खड़ा है। तो यहाँ तक इस रोप का ओरिजिनल लेंथ था, इतना लेंथ, ये बहुत छोटा सा लेंथ है, ये इतना लेंथ ये स्ट्रेच हो गया, इतना लेंथ अब स्ट्रेच हो गया है लेंथ, इतना लेंथ, अब इसका जो टोटल लेंथ है वो इतना है। जब तो इस वायर में, इस रोप में एक फोर्स डेवलप हो गया है, वो टेंशन टी है, जो कि फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, वो इस डायरेक्शन में टेंशन टी डेवलप हो गया, इसी फोर्स को टेंशन कह रहे हैं। जब ये यहाँ से रिलीज करेगा तो ये टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और ये वायर अपने ये रोप में ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल लेंथ में चला जाएगा। आइए कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं।
ये फिक्स्ड है, ये एक रोप है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास m है, m की वैल्यू दी हुई है 0.5 kg, 0.5 kg, और इसके नीचे g लग रहा है, g का वैल्यू हमको पता है, g कितना होता है 9.81, 9.8 लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस वायर में एक टेंशन डेवलप हो गया है जो कि फोर्स के अपोजिट होता है, तो फोर्स नीचे mg लग रहा है, इसके अपोजिट फोर्स वायर में टेंशन डेवलप हुआ है इस डायरेक्शन में t, इस t का वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ब्लॉक मास m है ये रेस्ट पे है, मास ऑफ ब्लॉक इज हैंग्ड, ये लटक रहा है मतलब रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में लटक रहा है, रेस्ट पे है, इज एट रेस्ट। इसको सॉल्व कीजिए। आइए देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट लॉ लगाएंगे। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर बॉडी रेस्ट में है मतलब क्या है, बॉडी रेस्ट में मतलब उसका ए नेट जीरो है, एक्सेलरेशन उस पर क्या है जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है मतलब एफ नेट जीरो है, एफ नेट जीरो है, एफ नेट जीरो है, एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा टेंशन टी ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है तो टी को पॉजिटिव ले लेते हैं, एम जी, ये जो फोर्स एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे, मास इंटू जी, जी का वैल्यू दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, हमेशा ग्रेविटी जो जी रहता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो डाउनवर्ड को हम लोग निगेटिव से शो करते हैं, अपवर्ड को पॉजिटिव से कर रहे हैं तो डाउनवर्ड को निगेटिव से, माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो, एफ नेट क्या है जीरो है, तो टी इज इक्वल टू एम जी, तो टी इज इक्वल टू मास कितना है 0.5 kg इंटू जी कितना है 9.8, ये हो जाएगा 4.9, 4.9, फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन, 4.9 न्यूटन, तो टेंशन कितना आ गया 4.9 न्यूटन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक यहाँ पे हैंग तो है, फिक्स्ड है, यहाँ पे मास है, ये भी रेस्ट पे है, मास है, ये वाला एंगल गिवन है अल्फा और ये वाला एंगल गिवन है बीटा, और इस मास पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी लग रहा होगा, ठीक है। इस वाले जो वायर में जो फोर्स, इस वाले रोप में जो फोर्स डेवलप हो रहा है टेंशन, इसको बोल रहे हैं T1, और इस वाले रोप में जो हो रहा है इसको कह रहे हैं T2। तो फाइंड T1 एंड T2 इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एम एंड जी, अल्फा बीटा एम जी के टर्म में T1 T2 फाइंड करना है। ये जो ब्लॉक मास m है ये रेस्ट पे है, मास ब्लॉक, ये जो m मास का ब्लॉक है, ब्लॉक इज एट रेस्ट, ब्लॉक गिवन है, ब्लॉक इज एट रेस्ट, ब्लॉक रेस्ट पे है, इसको ट्राई कीजिए। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। गिवन है कि ब्लॉक रेस्ट पर है, ब्लॉक रेस्ट पर है मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या है जीरो है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर कोई चीज रेस्ट पे है मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो है, इट इम्प्लाइज दैट एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, इस पर जो एफ नेट फोर्स लग रहा होगा वो जीरो लग रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे वायर में दो फोर्स डेवलप हो रहा है T1 T2, टेंशन इसमें टेंशन, एक ब्लॉक पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लग रहा है, mg ग्रेविटेशनल फोर्स जो है जो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो इस ब्लॉक पे जो फोर्स है दो डायरेक्शन में लग रहा है, एक नीचे वर्टिकल लग रहा है और इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट इधर और एक वर्टिकल कंपोनेंट इधर, इसका भी वैसे ही सिमिलरली दो कंपोनेंट टूटेगा, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट इधर, एक वर्टिकल कंपोनेंट इधर। हम लोग वेक्टर में देख चुके कंपोनेंट कैसे तोड़ना, ये इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट इधर आ जाएगा जो कि क्या हो जाएगा T1 cos अल्फा, T1 cos अल्फा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा जो कि हो जाएगा T1 sin अल्फा, ये इधर तोड़े cos अल्फा, इस डायरेक्शन में तोड़ते हैं तो sin अल्फा, ये sin अल्फा कैसे आया T1
कॉस, ये अगर अल्फा है और ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस अल्फा, तो T1 कॉस 90 माइनस अल्फा, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा, उसको लिख सकते हैं T1 साइन अल्फा। तो ऐसे ही यहाँ पर लिख दिए T1 साइन अल्फा। ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट T2 का, सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पे T2 का हो जाएगा T2 साइन अल्फा, T2 साइन अल्फा, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा T2 कॉस बीटा। आइए अब इसको एफ नेट जीरो कर देते हैं। हम लोग पहले एफ नेट जीरो करेंगे हॉरिजेंटल में, फिर वर्टिकल में। इन हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल में कौन सा फोर्स है, T1 cos अल्फा। इस डायरेक्शन में इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, एफ नेट इज इक्वल टू T1 cos अल्फा। इस डायरेक्शन में है तो इसको नेगेटिव, माइनस T2 cos बीटा इज इक्वल टू जीरो। एफ नेट क्या जीरो है, दोनों में जीरो होगा। अगर एफ नेट जीरो है मतलब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में भी जीरो, वर्टिकल में जीरो, तब तो ये रेस्ट पर है। तो लिखते हैं T1 cos अल्फा इज इक्वल टू T2 cos बीटा। यहाँ से T1 निकाल सकते हैं, T1 को T2 के टर्म में लिख सकते हैं T2 cos बीटा बाय cos अल्फा। ये आ गया क्वेश्चन 1। ठीक है, आइए अब वर्टिकल को करते हैं। इन वर्टिकल फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, एक T1 साइन अल्फा यहाँ पे लग रहा है, एक T2 साइन अल्फा यहाँ पे रख रहा है। ठीक है, ये दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो उसको पॉजिटिव लिखेंगे। तो एफ नेट इज इक्वल टू T1 साइन अल्फा प्लस T2 साइन अल्फा। ठीक है, mg क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को शो करने के लिए नेगेटिव साइन का यूज करते हैं, तो माइनस mg इज इक्वल टू एफ नेट क्या है, जीरो है, तो इक्वेट कर दिए जीरो से। यहाँ पर से हो जाएगा, इक्वेशन मिल गया एक T1 साइन अल्फा प्लस T2 साइन बीटा इज इक्वल टू mg। इस इक्वेशन 1 को इसमें पुट कर रहे हैं, पुटिंग इक्वेशन 1, पुटिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को इस पे पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को इस पे पुट कर रहे हैं। T1 का वैल्यू क्या है, T2 cos बीटा अपॉन cos अल्फा को यहाँ पे रख रहे हैं, T2 cos बीटा अपॉन cos अल्फा साइन अल्फा प्लस T2 साइन बीटा इज इक्वल टू mg। ये cos अल्फा को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, T2 कॉमन ले लिए, cos बीटा साइन अल्फा, cos बीटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये cos अल्फा इधर आ गया, साइन बीटा cos अल्फा इज इक्वल टू mg। ये cos अल्फा यहाँ है, इस cos अल्फा को इधर लेके चले गए, यहाँ से डायरेक्ट मिटा के यहाँ कर दे रहे हैं cos अल्फा को। ठीक है, तो T2 आ गया अल्फा बीटा और mg के टर्म में लिख सकते हैं हम T2 को, T2 इज इक्वल टू mg cos अल्फा डिवाइड बाय, इस टर्म को ध्यान से देखेंगे तो क्या है, cos बीटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा cos अल्फा। साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a प्लस b का फॉर्मूला याद कीजिए, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हुए हैं, साइन a प्लस b होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन b। वही अप्लाई होगा यहाँ पर, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा। ये हमको T2 आ गया, T2 आ गया, इस T2 को यहाँ पे रखेंगे तो T1 आ जाएगा। ये जो T2 इक्वेशन है इसको इक्वेशन 1 पे रख दिए, इस T2 जो वैल्यू आ गई है, इस T2 वैल्यू को T1 पे रख देंगे, T1 इज इक्वल टू, T2 को यहाँ लाएंगे, T2 कितना है, mg cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई cos बीटा बाय cos अल्फा, cos बीटा बाय cos अल्फा। ये cos अल्फा से cos अल्फा कट गया, क्या बन गया, mg cos बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। ये आ गया T1, T1 T2 निकालना था, T1 T2 आ गया। ये समझेंगे सेकंड लॉ, लेकिन सेकंड लॉ को समझने से पहले कुछ टर्म समझेंगे, मास एक्सेलरेशन फोर्स क्या होता है।
मास, मास कोई भी बॉडी का कांस्टेंट रहता है, इट इज कांस्टेंट इन एनीवेयर इन यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में मास कांस्टेंट रहेगा। अगर मास को कहीं पर भी लेके जाएंगे तो मास क्या है, मास एक फिक्स्ड वैल्यू है, मास कांस्टेंट रहेगा। मास को इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स कंटेंट इन अ सब्सटेंस को मास कह रहे हैं। मॉलिक्यूल्स, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम्स को नहीं क्रिएट कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, तो एटम्स चेंज नहीं होगा। जो भी एटम्स उसमें एटम्स कंटेंट है मॉलिक्यूल्स में, और मॉलिक्यूल्स से जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस मास, उसको ये कहते हैं मॉलिक्यूल्स कंटेंट इन सब्सटेंस को। तो मास कभी भी कहीं भी यूनिवर्स में चेंज नहीं करता है, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है किसी भी प्लैनेट पे कहीं पर भी। तो ये हो गया मास। अब समझते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन को डिफाइन कर चुके हैं। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन दो तरह का होता है, कांस्टेंट होता है और एक होता है वेरिएबल। कांस्टेंट एक्सेलरेशन निकालते हैं हम लोग 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में देख चुके हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन किस तरीके से निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं a इज इक्वल टू v माइनस यू। v फाइनल वेलोसिटी है, नो इनिशियल वेलोसिटी, v माइनस यू बाय t। और किस तरीके से निकालते हैं, और इसका दो इक्वेशन होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, टाइम है, s क्या डिस्प्लेसमेंट है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v फाइनल वेलोसिटी, s डिस्प्लेसमेंट, a एक्सेलरेशन। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तब क्या करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है a इज इक्वल टू dv बाई dt। वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं निकालने के लिए। वेक्टर साइन दिखा रहा है विद डायरेक्शन। ये है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये समझते हैं फोर्स क्या होता है, क्योंकि सेकंड लॉ में हम मास, एक्सेलरेशन और फोर्स का रिलेशन देखेंगे, इसलिए हम लोग पहले समझ लेना चाह रहे हैं कि मास, एक्सेलरेशन और फोर्स होता क्या है। फोर्स डिफाइन करने के लिए मोमेंटम पता होना जरूरी है। फोर्स को जानने के लिए मोमेंटम पता होना जरूरी है। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम जानते हैं, मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम कहते हैं, जिसको डिनोट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, जिसको डिनोट करते हैं P से। इट इज डिनोटेड बाय P, स्मॉल p कह सकते हैं, स्मॉल p से डिनोट करते हैं। स्मॉल p क्या होता है, मास एंड वेलोसिटी, इसको क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। तो फोर्स क्या है, मोमेंटम समझ गए, मोमेंटम क्या है, मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, इसको मोमेंटम कहते हैं। अभी इतना समझते हो बस। फोर्स क्या है, फोर्स इसी मोमेंटम का चेंज। मोमेंटम चेंज कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, वेलोसिटी चेंज कर रहा है, मास तो कांस्टेंट रहेगा, मोमेंटम चेंज हो रहा है मतलब मोमेंटम क्या, मास इनटू वेलोसिटी। ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये चेंज कर सकता है। वही बॉडी का वेलोसिटी चेंज करवा सकते हैं हम लोग फोर्स लगाकर, तो ये वेलोसिटी चेंज कर सकता है, मास तो कांस्टेंट रहेगा। तो मोमेंटम चेंज करने का मतलब कह रहे हैं कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी मोमेंटम का चेंज मतलब इस वेलोसिटी का चेंज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। फिर से बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। आइए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम with respect to time। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तो इसका डिराइव करने क्या बात है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को लिखेंगे dp बाई dt।
जैसे एक्सेलरेशन क्या हो जाता था, dv by dt चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन को क्या dv by dt। वैसे ही फोर्स है, फोर्स है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम को कैसे नोट करते हैं, p से, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp by dt। p क्या होता है, ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो इसको यहाँ पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट टर्म आएगा, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या आएगा, तो मास आएगा, मास कांस्टेंट है, मास dp बाय, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनली इक्वल टू फोर्स, फोर्स इक्वल है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद फोर्स इक्वल टू dp बाय dt होता है। तो p की जगह क्या लिखेंगे, m इंटू वी, फोर्स इक्वल टू d m इंटू वी अपॉन dt, ठीक है। m इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन करना है p के रिस्पेक्ट में, m और v यहाँ पर मान रहे हैं कि m कांस्टेंट नहीं है, अभी के लिए मान रहे हैं m कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ऐसा एप्लीकेशन, ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें m कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो सॉल्व करने के लिए इस न्यूमेरिकल का यूज होगा। यहाँ पर अगर हम पहले से ही मान लेंगे कि m कांस्टेंट है और क्वेश्चन आएगा वहां पर m कांस्टेंट नहीं रहेगा, m कांस्टेंट कैसे नहीं रहेगा, जैसे कि रॉकेट रिपल्सन वाला क्वेश्चन है, रॉकेट ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसके अंदर जो फ्यूल है वो बर्न हो रहा है, फ्यूल बर्न हो रहा है तो फ्यूल का कुछ मास है, वो मास कॉन्स्टेंटली कम हो रहा है, तो मास कांस्टेंट नहीं है ना, बॉडी का मास कांस्टेंट नहीं रहा, वहां पर बॉडी का मास चेंज कर रहा है। बॉडी का मास कैसे चेंज कर रहा है, फ्यूल बर्न हो रहा है तो वहां पर से बॉडी का मास चेंज कर रहा है। आइए देखते हैं, इसको यहाँ पे चैन रूल लगा रहे हैं, m को पहले कांस्टेंट लेते हैं, चैन रूल में क्या करते हैं, एक टर्म को कांस्टेंट लेते हैं, एक को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, फिर प्लस दूसरे टर्म को कांस्टेंट, v को कांस्टेंट लेते हैं, दूसरे टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं, dm by dt। ये आ गया मेरा फोर्स का इक्वेशन, फोर्स इक्वल टू m dv by dt प्लस v dm by dt। ये क्वेश्चन ज्यादातर रॉकेट रिपल्सन के लिए यूज होता है, या क्वेश्चन में कहते हैं कि मास कांस्टेंट नहीं है ना, इसके लिए ये वाला इक्वेशन यूज होगा। अगर मास कांस्टेंट है, इफ मास इज कांस्टेंट, अगर ये मान लेंगे कि इफ मास इज कांस्टेंट तो dm जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, dm इज इक्वल टू जीरो, dm जीरो हो जाएगा, तो फोर्स को लिखेंगे m dv बाय dt, ये वाला टर्म जीरो हो गया, ये अब फोर्स हो जाएगा, तो कांस्टेंट मास के लिए ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अगर मास कांस्टेंट नहीं होगा, इसमें मास इज नॉट कांस्टेंट, इसमें मास कांस्टेंट नहीं है, इसमें मास कांस्टेंट है। फ्यूल वाले ज्यादातर रॉकेट रिपल्सन वाले क्वेश्चन में ये वाले क्वेश्चन यूज आता है, नीट में बहुत पूछता है। आइए देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पर a इज इक्वल टू dv बाई dt, एक्सेलरेशन जो होगा dv बाई dt होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt होता है, ठीक है। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, it states that force is directly proportional, force is directly proportional, force is directly proportional to acceleration। फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इट स्टेट दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, dv बाई dt। एक्सेलरेशन डिफाइन कर चुके हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी को कौन चेंज कराता है, फोर्स ही तो चेंज कराता है। हमने पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट,
तो वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट या स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कहने का मतलब वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं, वेलोसिटी चेंज करते हैं, उसी को तो एक्सेलरेशन कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के, क्योंकि फोर्स क्या करता है, वेलोसिटी चेंज कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट का, इसलिए फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन के। इसको इक्वेट करने के लिए F इज इक्वल टू एक कांस्टेंट टर्म आएगा, वो कांस्टेंट क्या है, मास है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमने देख लिया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन तीन तरीके से निकालते हैं, वो हमने देख लिया। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होगा तो dv बाई dt करेंगे, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और निकालेंगे। आइए इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। A man is driving a car of mass 500 kg। कार का मास कितना है, 500 kg मास। He saw a kid, वो देखता है किड प्ले कर रहा है, किड प्लेइंग at a distance of 10 मीटर, 10 मीटर की डिस्टेंस पर किड को देखता है कि किड क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है, और उस कार का मास दिया 500 kg, ठीक है। एंड द वेलोसिटी ऑफ कार इज 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितना गिवन है, 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड मिनिमम ब्रेकिंग फोर्स, फाइंड मिनिमम ब्रेकिंग फोर्स टू फाइंड मिनिमम ब्रेकिंग फोर्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंट। एक्सीडेंट से अगर बच्चे को बचाना है तो कितना मिनिमम ब्रेकिंग फोर्स लगेगा, ये निकालना है। एज्यूम मास ऑफ ड्राइवर इज 75 kg। एज्यूम करते हैं मास ऑफ ड्राइवर कितना गिवन है, 75 kg। इसको ट्राई कीजिए। क्या क्या गिवन है पहले देखते हैं। गिवन क्या क्या गिवन है, मास ऑफ कार गिवन है, मास ऑफ कार 500 kg, और क्या गिवन है, मास ऑफ ड्राइवर गिवन है। मास ऑफ ड्राइवर भी हमें पता है कितना है, 75 kg। एज्यूम किया 75 kg। जो वेलोसिटी से चल रही है, अभी जो कार जिस वेलोसिटी से चल रही है वो कितना गिवन है, 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब वो इनिशियल वेलोसिटी है, अभी वेलोसिटी से चल रही है, मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो उसको यू मानते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इतनी रही होगी, चेंज नहीं कर रही है, अभी कार एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है 20 मीटर पर सेकेंड। एस डिस्प्लेसमेंट गिवन है 10 मीटर, मतलब 10 मीटर की डिस्प्लेसमेंट पर बच्चा खड़ा है। डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है, 10 मीटर। हमको मिनिमम ब्रेकिंग फोर्स निकालना है कि उस बच्चे को मिनिमम कितना ब्रेकिंग फोर्स लगेगा कि वो बच्चा एक्सीडेंट से बच जाए। तो उससे पहले हमको निकालना होगा कि हम ब्रेक जब लगाएंगे तो किस एक्सेलरेशन से कार रुकेगा, मतलब रिटार्डेशन क्या होगा कार का, वो निकाल लेंगे तो फोर्स निकल जाएगा। रिटार्डेशन पहले निकालेंगे, किस एक्सेलरेशन पे ब्रेक, किस एक्सेलरेशन से कार रुकेगी, उस एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे मास से, तो कितना फोर्स ब्रेक पर लगेगा वो आ जाएगा। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन में v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as वाला यूज करेंगे इक्वेशन। तो v जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो होना चाहिए। बच्चे को अगर बचाना है तो कार को रोकना होगा, कार को रोकना है मतलब कार का वेलोसिटी क्या करना है, जीरो करना है। तो कार का वेलोसिटी जीरो कर दिया। कार का इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन नहीं पता, निकालेंगे, वही निकालना है। एस पता है 10 हो गया, इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 400, इधर आ जाएगा -400 इक्वल टू 20 इंटू ए कितना हो गया, 0 से 0 कट गया, 2 से -20। तो -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आया है। ये एक्सेलरेशन मतलब निगेटिव क्या दिखा रहा है कि ये रिटार्डेशन हो रहा है। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कार
स्टॉप हो रही है, कार पे ब्रेक लग रहा है, तो ब्रेक जब लगता है तो क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। तो एक्सेलरेशन निगेटिव में है, मतलब ये क्या आ गया, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन निकल के आ गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ब्रेक जो है वो फोर्स लगा रहा है कार को रोकने के लिए, तो वो किस एक्सेलरेशन से रोक रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से रोक रहा है। ये निगेटिव पॉजिटिव हो गया, क्योंकि रिटार्डेशन क्या होता है, निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन होता है। तो निगेटिव एक्सेलरेशन निगेटिव में, निगेटिव ऑफ निगेटिव हो जाता है पॉजिटिव, तो रिटार्डेशन हो गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स जो ब्रेकिंग फोर्स आएगा, ब्रेकिंग फोर्स एफ ब्रेकिंग, वो हो जाएगा मास इनटू रिटार्डेशन, मास इनटू रिटार्डेशन। फोर्स ब्रेकिंग फोर्स कितना आ गया, मास कितना गिवन है, मास टोटल मास लेंगे कार का मास और कार के अंदर जो ड्राइवर बैठा है उसका मास, 500 प्लस 75, 575 575 इनटू रिटार्डेशन कितना है 20 निकालेंगे, 5 5 10 7 7 14 15 5 5 10 और 11, इतना न्यूटन फोर्स आ गया। इतना न्यूटन फोर्स ब्रेक पे लगेगा बच्चे को एक्सीडेंट से बचाने के लिए। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 11.5 किलो न्यूटन फोर्स। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। क्वेश्चन में फोर्स गिवन है, वेक्टर क्वांटिटी में गिवन है 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप। एक पार्टिकल इस पे फोर्स लग रहा है 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप। वेक्टर फोर्स का डायरेक्शन गिवन है 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप। आई कैप जे कैप पता है, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस में, जे कैप मतलब वाई एक्सिस में, ठीक है। हमें निकालना है एक्स डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट निकालना है एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे। और जो मास ऑफ पार्टिकल गिवन है, मास ऑफ पार्टिकल गिवन है वो है 10 ग्राम। इसको सॉल्व कीजिए, एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे निकालना है। आइए देखते हैं, मास कैसे गिवन था, मास गिवन है, मास ग्राम में गिवन है, इसको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 0.01 केजी, ठीक है। और क्या गिवन है, फोर्स का वेक्टर क्वांटिटी गिवन है, F इज इक्वल टू 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप। हमें पता है फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं, पहले एक्सेलरेशन निकालना, क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट निकालना। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पहले ओरिजिन और ये एक्सेलरेशन निकालना होगा। और ये क्या बोला, एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, मतलब इंस्टेंटेनियस निकालना है। एट जब भी दिया हुआ रहेगा इसका मतलब इंस्टेंटेनियस निकालना है। इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए a इज इक्वल टू dv/dt लगाते हैं। तो पहले a निकालेंगे, एक्सेलरेशन a क्या हो जाएगा, F/m हो जाएगा। F कितना है, 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप डिवाइड बाय मास, मास कितना है 0.01 केजी, 0.01 केजी। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन को भी वेक्टर क्वांटिटी में लिखेंगे, एक्सेलरेशन हो जाएगा 1000 आई कैप प्लस 500 जे कैप, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या गिवन है, dv/dt, पता है हमें एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन को लिखेंगे dv/dt, लेकिन हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो वेलोसिटी को हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, dx/dt, डिस्प्लेसमेंट का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। इस v इज इक्वल टू dx/dt को अगर यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा,
ए डी डी एक्स बाई डी टी को v की जगह रख दिए डी टी, और यहाँ पे हो गया डी एक्स बाय डी टी। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी टू एक्स बाय डी टी टू। बहुत लोग इसको डायरेक्ट भी याद रखते हैं ये रिजल्ट, तो याद रखिए कि ए को हम लोग डी टू एक्स बाय डी टी टू भी कहते हैं। आइए अब इसको डायरेक्ट इक्वेट करते हैं एक्सेलरेशन को डी टू एक्स बाय डी टी टू से। एक्सेलरेशन को हम इक्वेट कर रहे हैं डी टू एक्स बाय डी टी टू से, तो एक्सेलरेशन की जगह लिख रहे हैं डी टू एक्स अपॉन डी टी टू वेक्टर क्वांटिटी में, ठीक है। 100 आई कैप 1000 आई कैप सॉरी प्लस 500 जे कैप। डी टी टू को इधर भेजेंगे, इसको यहाँ से डायरेक्ट इधर भेज रहे हैं डी टी टू को, ये इधर आ गया डी टी टू। इसको इंटीग्रेट करेंगे, दो बार इंटीग्रेट करना है, एक बार पहले करेंगे 0 से x, इधर करेंगे 0 से t, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे डी टू एक्स है तो क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो 1000 t, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इंटीग्रेशन t आई कैप प्लस 500 t j कैप, ठीक। डी टू टू है, एक बार इंटीग्रेशन किए हैं डी टी, एक बार फिर से इंटीग्रेट करेंगे, फिर से इंटीग्रेशन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा एक्स वेक्टर क्वांटिटी में 1000 टी है। अब टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2, 1000 टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2 आई कैप प्लस 500 टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2, इसका भी जे कैप। ये डी टी खत्म हो गया, डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया सॉरी ये डी टी था, डी टी टू, एक बार डी टी का इंटीग्रेशन किए डी टी टू का इंटीग्रेशन किया डी टी हो गया, फिर डी टी का इंटीग्रेशन किया 1000 टी के टर्म में तो टी स्क्वायर बाय 2 आ गया, टी स्क्वायर बाय 2 आ गया, ठीक है। अब टी एक्स का पोजीशन वेक्टर आ गया हमें 1000 टी स्क्वायर बाय 2 प्लस 500 टी स्क्वायर बाय 2 जे कैप। एट टी इज इक्वल टू 5 सेकंड में पूछा है तो टी इज इक्वल टू 5 यहाँ पे पुट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। टी इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो 1000 टू 25 डिवाइड बाय 2 आई कैप प्लस 500 बाय 2 इंटू 25 जे कैप। सॉल्व करके इधर लिख रहे हैं, इधर मिटा रहे हैं। डायरेक्ट यहाँ से काट के देख रहे हैं इसको, ये हो जाएगा 200 और 5000 आई कैप प्लस 250 तो 62500 जे कैप। ये पोजीशन वेक्टर आ गया। अगर हमको रिजल्टेंट पूछता तो इस दोनों का ये करते, एक मिनट देख लेना कैलकुलेशन। सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 12500, यहाँ पर जो इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 500 25 5 था 125 125 और 20 12500 आई कैप प्लस 62500 जे कैप। ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन। डिस्प्लेसमेंट में पोजीशन वेक्टर पूछा था इसलिए हमने इसको आई कैप जे कैप के टर्म में रखा। अगर रिजल्टेंट पूछता, डिस्प्लेसमेंट का रिजल्टेंट पूछता तो क्या करते रूट अंडर 12500 स्क्वायर प्लस 62500 का स्क्वायर ये निकालते। आइए अब देखते हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ देखेंगे।
थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट ये है, हम नाइन्थ में जो जानते हैं क्या, एवरी एक्शन हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। if a force is acting on body, if a force is acting on a body A, मान लेते बॉडी A है, उस पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, तो वो जो बॉडी है इट विल रिजल्ट the same magnitude of force कह सकते हैं, same magnitude of force in opposite direction, in opposite direction। एग्जाम्पल से समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। एक बॉडी है, सपोज करते हैं कि एक वॉल है, एक आदमी इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, एफ फोर्स इस वॉल के ऊपर लगा रहा है। ये एक वॉल है, तो अभी ये पूरा सिस्टम क्या है, रेस्ट में है, वॉल के ऊपर फोर्स लगा रहा है, सिस्टम रेस्ट पे है। तो ये जो मैन है इस वॉल की सरफेस पे एक फोर्स लगा रहा है एफ, तो वो वॉल भी एक अपोजिट सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स इस मैन के ऊपर लगाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, रिएक्शन फोर्स होता है, किसी फोर्स का रिएक्शन फोर्स होता है जो सेम मैग्नीट्यूड का होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है। फोर्स का डायरेक्शन दिख रहा है हमें इस डायरेक्शन में, तो इसलिए जो रिएक्शन फोर्स जो नॉर्मल का फोर्स होगा ये इस बंदे पे लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये बॉडी रेस्ट पर है, तो हम लोग फर्स्ट लॉ से जानते हैं कि अगर एक्सेलरेशन जीरो है, रेस्ट पे कहने का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, मतलब एफ जीरो, एफ नेट जीरो है, मतलब एफ इस डायरेक्शन में लग रहा है तो एफ पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में एन लग रहा है तो माइनस एन इज इक्वल टू जीरो होगा, मतलब एफ इज इक्वल टू क्या होगा, एन होगा। मतलब ये जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो दोनों इक्वल होगा, तब तो बॉडी रेस्ट पे है। हम लोग कोई वॉल है उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं, तो हम लोग फील भी करते हैं, जब हम लोग फोर्स किसी वॉल पे लगाते हैं तो एक फोर्स फील होता है कि वॉल हम पर कोई फोर्स लगा रहा है, उसी फोर्स को नॉर्मल फोर्स कह रहे हैं। अर्थ की कंडीशन में भी नॉर्मल फोर्स लगता है, वो समझते हैं। ये अर्थ है, ये अर्थ है, यहाँ पर ग्राउंड है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, इसका मास m, तो ग्रेविटेशनल फोर्स g लग रहा होगा नीचे, स्मॉल जी, और इस पर जो ये एक्सेलरेशन g से वो नीचे, मतलब एक फोर्स लग रहा है mg, मास इनटू ग्रेविटी g कर देते हैं तो mg फोर्स आ गया। mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, g जो रखता है हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। वो कौन लगाता है, अर्थ बॉडी पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, इसको mg कह रहे हैं। वो जो फोर्स लगा रहा है वो क्या कह रहे हैं, mg कह रहे हैं, इसको w भी कहते हैं। ये जो फोर्स mg क्या है, अर्थ लगा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होता है। तो इसका एक रिएक्शन फोर्स आता है जो सरफेस लगाता है अपवर्ड डायरेक्शन में। सरफेस जो सरफेस से लग रहा है, जो ये बॉडी लगा रहा है सरफेस पे, सरफेस नहीं लगा रहा, सॉरी, सरफेस तो बॉडी पे नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है mg। सरफेस बॉडी पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है mg, तो ये बॉडी सरफेस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये रिएक्शन फोर्स है। अगर बॉडी पूरा सिस्टम रेस्ट पे हम जैसे खड़े हैं, हम खड़े हैं जमीन पर, तो हम जमीन जो है वो ग्राउंड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स मेरे ऊपर लगा रहा है, तो हम इस ग्राउंड पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं, इसी को कह रहे हैं नॉर्मल फोर्स। तो हम तो रेस्ट में हम खड़े हैं, मेरा एक्सेलरेशन जीरो है, तो ये नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, mg के इक्वल हो जाएगा। ठीक, जब वेइंग मशीन में हम लोग अपना वेट मेजर करने जाते हैं तो वो mg को मेजर डायरेक्ट नहीं करता है, वो नॉर्मल को मेजर करता है। वो किसको मेजर करता है, नॉर्मल को मेजर करता है। अब इसका प्रूफ कैसे है, तो एक चीज याद रखना है कि नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस लगाता है, अगर सरफेस नहीं होगा तो नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा, नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगा। नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस लगाता है, हमेशा नॉर्मल फोर्स सरफेस लगाता है और सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे यहाँ पर नॉर्मल फोर्स
सरफेस के परपेंडिकुलर है। अभी जो वॉल का बात कर रहे थे, वॉल भी एक सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स लग रहा था, तो हमेशा नॉर्मल फोर्स क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। आइए वेइंग मशीन वाले का एग्जांपल देखते हैं। वेइंग मशीन, एक वेइंग मशीन है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, इसका मास है m। तो ये वेइंग मशीन जो रीडिंग दिखा रहा है, ये नॉर्मल फोर्स दिखा रहा है, जो ये बंदा लगा रहा है इस ग्राउंड के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है वो नॉर्मल, क्योंकि इसके नीचे डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है mg, तो भी बता चुके हैं। तो ये नॉर्मल और mg इक्वल होता है, तो वो नॉर्मल को मेजर करता है, ये जो रीडिंग है ये नॉर्मल फोर्स को मेजर करता है जो सरफेस के ऊपर ये बंदा लगा रहा है। अब अगर मान लेते हैं कि वेइंग मशीन को पैर में बांध लिए और छत पर जाकर छत पर से कूद गए, अब हवा में है, हम लोग हवा में है तो कोई ग्राउंड नहीं है, जब कोई ग्राउंड नहीं है तो वो बंदा अपवर्ड डायरेक्शन में किस पे फोर्स लगाएगा, नहीं लगा पाएगा, कोई ग्राउंड है ही नहीं, तो उस पर नॉर्मल फोर्स का जो रीडिंग आएगा, अगर हम लोग अगर ये कोई ट्राई करेगा कि वेइंग मशीन पैर में बांध के छत पर से कूद गया और हवा में देख रहा है रीडिंग क्या आ रहा है, तो रीडिंग 0 आएगा, क्योंकि वो नॉर्मल फोर्स रीड करता है, वहां पर कोई नॉर्मल फोर्स होगा ही नहीं, क्योंकि कोई सरफेस नहीं है, तो वो रीडिंग क्या दिखाएगा, 0 दिखाएगा। क्वेश्चन देखेंगे। एक वेज है, एंगल थीटा है, एक मास है m1, एक पुली लगा हुआ है और ये है m2। ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये रेस्ट पर है, इसमें इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम कंडीशन कहने का मतलब रेस्ट, ठीक है। ये m2 है, इस पे नीचे की तरफ g लग रहा है, ये थीटा है, और ये सरफेस है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स लगता है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है नॉर्मल। हमको फाइंड करना है, फाइंड नॉर्मल एंड थीटा, नॉर्मल फोर्स फाइंड करना है और थीटा फाइंड करना है। इसका मास दिया m1, इसका मास m2। ये जो है पुली है, मासलेस पुली है, मासलेस पुली एंड स्ट्रिंग, पुली और स्ट्रिंग दोनों क्या है, मासलेस है। इसको ट्राई कीजिए। आइए देखते हैं, क्योंकि हमें पता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में मतलब क्या है, बॉडी रेस्ट पे, सिस्टम क्या है, रेस्ट पे, सिस्टम रेस्ट पे मतलब एक्सेलरेशन 0 मतलब एफ नेट 0, ये हम लोग जानते हैं। एफ नेट 0 मतलब ये नॉर्मल है, इसकी इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी लग रहा है, जी हमेशा याद रखना है, जी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ये भले ही ये इसका सरफेस इंक्लाइंड है, लेकिन इस पर जो जी लग रहा होगा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। जी किस में लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। इसका यहाँ पर कंपोनेंट तोड़ेंगे, ये नॉर्मल फोर्स है, ये जी इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस जी का कंपोनेंट एक, इस पे 2 डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक ये डायरेक्शन में और एक ये डायरेक्शन में। ये जो m2 है, इस पे ग्रेविटी जी नीचे की तरफ लग रहा है, तो इस पे एक फोर्स जनरेट हो गया, टेंशन T, ठीक है, और यहाँ पर एक फोर्स आ जाएगा टेंशन T, ये T, और इस जी का एक कंपोनेंट टूटेगा इस डायरेक्शन में, और इस जी का एक कंपोनेंट टूटेगा इस डायरेक्शन में। ये वाला फोर्स जो हो जाएगा वो इस वाले फोर्स को, नॉर्मल को बैलेंस करेगा, और ये वाला फोर्स ये टेंशन T को बैलेंस करेगा। T हमें पता है क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू, ये बॉडी भी रेस्ट में है, तो T एफ नेट 0, इसका एफ नेट क्या कर दिए, 0 कर दिए, तो T अपवर्ड डायरेक्शन में T माइनस m2g इज इक्वल टू 0, T इज इक्वल टू m2g, ठीक है। T पता चल गया हमको, m2g होगा। अब इसका करते हैं, इस पे जो नॉर्मल फोर्स हो जाएगा ये इसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर, यहाँ से समझते हैं, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। कैसे, ये पूरा 90 डिग्री है, ये पूरा एंगल जो है 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इसको ये वाला सॉल्व करेंगे, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये जो है 90 डिग्री है, 90 माइनस कितना है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 90 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस, ये कट गया, थीटा आ गया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा।
ये एंगल हमको मालूम करना था। अब जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसका कंपोनेंट इधर टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा जी कॉस थीटा, और इसका कंपोनेंट इधर तोड़ेंगे तो जी कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो जी साइन थीटा, यहाँ पे एम लिख देते हैं, एम जी, एम छूट गया, फोर्स तो एम जी लग रहा है ना, जी नहीं लग रहा ना, मास तो गिवन है, एम वन गिवन है, एम वन लिख देते हैं। अब इस डायरेक्शन में जो फोर्स, क्योंकि ये बॉडी रेस्ट पर है तो इस डायरेक्शन में जितना फोर्स लग रहा होगा उतना फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, मतलब टी इज इक्वल टू एम वन जी साइन थीटा लिख सकते हैं, एम वन जी साइन थीटा, और टी हमको पता है एम टू जी होता है, तो टी की जगह एम टू जी रख दिए। टी की जगह एम टी की जगह एम टू जी रख दिए, जी जी कट गया, हमको थीटा निकालना था तो साइन थीटा पता चल गया, साइन थीटा कितना आ गया? एम टू बाय एम वन। तो थीटा क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स एम टू बाय एम वन, ये आ गया थीटा आ गया। ठीक है, ये नॉर्मल फोर्स को कौन सा बैलेंस कर रहा है? ये वाला फोर्स, एम वन जी कॉस थीटा। तो नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? एम वन जी कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है। एम वन जी कॉस थीटा, एम वन जी कॉस थीटा, हमको साइन थीटा पता है, एम टू बाय एम वन, ये एक वैल्यू निकल गया है। हमको साइन थीटा पता है, एम टू बाय एम वन होगा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा को लिख सकते हैं रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं कॉस थीटा को लिख सकते हैं रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर वन माइनस एम टू बाय एम वन का स्क्वायर। कॉस थीटा हो गया, एन की जगह एम वन जी कॉस थीटा, तो एन की जगह रख देंगे कॉस थीटा, एम वन जी कॉस थीटा क्या? रूट अंडर वन माइनस एम टू बाय एम वन का स्क्वायर। ये नॉर्मल आ गया, ये नॉर्मल फोर्स आ गया, यहाँ पर थीटा आ गया था।